आपने बुनियादी अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है चैप्टर, इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा इस पे। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बातचीत मैं ज़रूर करूँगा। और ये सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन है जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं अपनी बेसिक अकाउंटिंग में या इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, पीआरसी में, व्हाटएवर। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे जब रेट कैलकुलेट किया जाता है तो 1 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100 करते हैं या 100 डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ करते हैं तो परसेंटेज में आपके पास रेट आ जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और वो रेट अप्लाई किया जाता है डेप्रिसिएबल अमाउंट पर। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है? कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को लेस करें तो हमारे पास डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उस पर ये डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट होता है। ये है डेप्रिसिएशन चार्ज या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। उस पीरियड से मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो कैलकुलेट होता है। डेप्रिसिएबल अमाउंट और कॉस्ट में जो फर्क है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। जैसा कि इस सवाल में उसने रेजिडुअल वैल्यू आपको बताई कि 40,000 रुपया, 1 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है और 10 ईयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है और आप उसको डेप्रिसिएबल अमाउंट 60,000 की जब वर्कआउट करेंगे तो 10 ईयर्स की डेप्रिसिएशन यूज फॉर 10 ईयर्स मैनेजमेंट 10 ईयर हो सकती है इजीली यूज फॉर 10 ईयर, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसने 6 साल के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो यूजफुल लाइफ उसकी क्या है बेटे जी? 6 ईयर, जितना मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हमने 6 साल के लिए इस्तेमाल करना है। एग्रीड? तो हम उसका डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करेंगे 6 साल पे। 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 गिव्स यू 16.66%। और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इंटू 100 आपका होगा। जो भी यूजफुल लाइफ है आप करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है? डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन रेट is always applied on the depreciable amount. Always means each year. ठीक है? Always means each year. ठीक है? हर साल, हर साल। अभी वो बुनियादी बात है जो स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है। आपने हर साल, पहले साल भी उसको, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी आपने उसकी डेप्रिसिएबल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना है। ओके? अच्छा, अब यहीं पर मैं आपका कॉमन सेंस का एक टेस्ट लेना चाह रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड में। अगर ये सवाल इसी तर्ज पे आपके सामने रखा जाए, सिर्फ इस फ्रेम को देखिएगा। इस फ्रेम में आपको एसेट की लाइफ कितनी नजर आ रही है? 5 ईयर।
ठीक है। डेप्रीसिएबल अमाउंट उसकी कितनी है? 8,000, क्योंकि ये कॉस्ट है उसकी और ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। ठीक है, 8,000। अच्छा, फर्ज कर लें, फर्ज करने का मतलब है फर्ज कर लें आप, अब फर्ज करने का मतलब है सिर्फ रेड इंक से देख रहे हैं, उसके अलावा आप ब्लैक और पर्पल इंक और ये वाली रेड इंक आप कहेंगे सर ये भी तो रेड इंक ही है ना। अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते पर ही रखे, क्योंकि बेहतियाती एकदम से हमें मिलती है तो गड़बड़ हो जाती है। मैं इसको ब्लैक करता हूँ। आपने रेड पर ही सिर्फ फोकस करना। ओके, कहता है ईयर 3 का एंड है और कैरिंग अमाउंट of the property, plant and equipment is rupees 5,200। ठीक है, depreciation rate is 20%। remaining useful life is 2 years। Residual value is rupees 2,000। ये बात लिखी हुई है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और आपसे कह रहा है बताएं डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर 4th ईयर क्या होगा। कैसे कैलकुलेट किया ये आप मुझे बताएंगे। आपको ये नहीं पता, मैंने क्या कहा था, आपको ये नहीं पता। कैसे? कैरिंग अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू। क्यों? ये कैरिंग अमाउंट है यार, कैरिंग अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट है, इसमें से क्यों रेजिडुअल वैल्यू? वो तो पहले साल नहीं रेजिडुअल वैल्यू माइनस हो गए थे। हाँ जी, क्या चेंज हो रहा है? मेथड तो कोई चेंज नहीं हो रहा, मेथड तो वही स्ट्रेट लाइन मेथड है। मेथड तो वही स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसी स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक अब आप मुझे
बताएं कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर क्या होगा। एग्जाम में ये सिनेरियो आया और कह रहा है कि मुझे चौथे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर बताएंगे पूरी वर्किंग के साथ। रोहा ने मुझे वर्किंग बताई है, मैंने उस पर क्यों का जवाब सिर्फ चाहा है, तो उस क्यों का जवाब चूंकि मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको दोबारा से सोच लें कि क्या कितना 1600 और ये निकाला है 10,000 से 2,000 माइनस किया और पार्टली डिवाइड 10,000 तो दिया नहीं हुआ यहाँ। नहीं ओवरऑल नहीं, सवाल है ये सिनेरियो ही है। मैंने कहा था जो रेड इंक में लिखा हुआ है वही आपका सवाल है और कोई सवाल नहीं है, ये बस सवाल है आपका, ये सवाल, बाकी सब कुछ खत्म। आपने इस सवाल में मुझे बताना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फोर्थ ईयर कितना होगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं है इसके। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज बताना है। आपका दिल चाहे तो बेशक फिफ्थ ईयर का बता दें या फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर दोनों का बता दें। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, बताइए जी। 1600 अगर आप कह रहे हैं तो कैसे 1600? जी आप 3 मिनट लें बेटे, मैं पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। है कि आप जो रेजिडुअल वैल्यू लेस करते हैं, आप रेट कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू लेस करते हैं बचपन में, ठीक है। बचपन में आपने इस 10,000 में से आपने 2,000 लेस किया, आपने 8,000 पे डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करने के लिए, रेट कैलकुलेट करने, रेट अप्लाई करने के लिए आपने इसको एक मरतबा अप्लाई कर दिया और हमेशा के लिए 1600 निकाल लिया। लेकिन ये 1600 जब आपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना है तो कॉस्ट में से लेस होगा। ईयर 1 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी लेस होगी? 1600। कितना रह जाएगा आपके पास? 8,400। ईयर 2 में 10,000 में से, अब आप 8 में से नहीं लेस कर रहे, आप 3,200 लेस कर रहे हैं, आपके पास क्या बचता है? 6,800। और ईयर 3 में अब 10,000 में से 4,800 लेस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बच रहा है? तो इसका मतलब है कि 5,200 में 2,000 शामिल है, ठीक है। जो कैलकुलेशन रोहा ने की थी बिल्कुल ठीक की थी, उमर ने भी ठीक की, आपने भी ठीक की। आपने और अंदाज से सोचा था, आपने 1600 धिक्के से पूरा करने के लिए की थी, स्मार्ट बनने की कोशिश की थी। एग्जामिनर इस तरह से नहीं चीजें जो है मैनेज करता, आप सिरा नहीं पकड़ रहे थे कि सिरा क्या है, और आप ऐसे कंफ्यूज हो गए हुए थे। तैयबा भी कंफ्यूज थी कि पता नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बेटे मेथड वाली बात कोई ऐसी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आपको लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब जब आप इस 5,200 को फर्दर डेप्रिसिएट करने की बात करेंगे ईयर 4 में, तो वो क्या कह रहा है कि ये 5,200 ईयर 4 के शुरू में मेरे पास है, जिसने कि 2 साल बेनिफिट देने हैं, क्योंकि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ को क्या कह रहा है? 2 साल है। और कह रहा है कि रेजिडुअल अब इस 5,200 में 2,000 मौजूद है। अब आप क्या करेंगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सॉरी रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, आई एम सॉरी,
रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, ये बहुत अहम बात है, इसलिए मैं टाइम इस पे जाया कर रहा हूँ। ये वो बात है जिसपे स्टूडेंट कंफ्यूज होके फेल होता है, इसलिए मैं टाइम इस पे ज्यादा लगा रहा हूँ। वरना स्टूडेंट कहे कि जी क्या स्ट्रेट लाइन मेथड पे सर ने इतना टाइम खर्च कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू 5200, ये मैं कौन सा मेथड कर रहा हूं बेटे जान? स्ट्रेट लाइन। रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होगा, याद रखना, रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसा होगा। माइनस रेजिडुअल वैल्यू, आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करें आप, नहीं 2 से नहीं, रिमेनिंग यूजफुल, नहीं बेटे जान आप जो कहना चाह रही हैं वो कुछ और बात है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कुछ और बात है। ठीक है, आप इस 2 की बात कर रही हैं, मैं इस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, जिस बात पे मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं उस बात के ऊपर आइए, भले वो 2 ही है। आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे उसको डिवाइड करना है, किसको? रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू को। ये वो पॉइंट है जिस पे मैं बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट गलती करता है। अब ऐसा कर चुकने के बाद आपके पास जो डेप्रिसिएशन चार्ज आ रहा है वो फॉर द ईयर है, 1 साल का 1600। बेटे फॉलो किया आपने कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना? ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्वेश्चन में अगर उसने आपको कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कैरिंग अमाउंट कौन सी? अगेन कौन से साल की आप ये डेप्रिसिएशन, ये मेरे अल्फाज बड़े गौर से सुनना, बड़े अहम अल्फाज बोलने जा रहा हूँ। कौन से साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं? और कैरिंग अमाउंट कौन सी दी होगी? ओपनिंग बैलेंस, 3rd ईयर 4th ईयर की हम कर रहे हैं, 4th ईयर का ओपनिंग बैलेंस कैरिंग अमाउंट दी होगी। 4th ईयर के ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैरिंग अमाउंट में आए, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस करें और 4th ईयर के ओपनिंग डेट से ऑनवर्ड देखें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रहती है, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। मेरी बात को फॉलो किया? बेटे ओपनिंग बैलेंस होता है नेट बुक वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस होता है नेट बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो यहां पर क्या ओपनिंग बैलेंस लेना है, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू ओपनिंग बैलेंस, किया था, यही तो मैं बात कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को कि स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज रहता है कि इसको तो पहले माइनस कर चुके हैं फिर, लेकिन माइनस करने के बाद हमने 20% अप्लाई करके 1600 वर्कआउट किया था और उस 1600 को हमने फिर 8000 में से माइनस नहीं किया था, 10 में से माइनस। इसका मतलब है उसी 1600 1600 1600 4800, इस 10,000 में तो फिर रेजिडुअल वैल्यू शामिल है, का मतलब है कि इस 5200 में भी रेजिडुअल वैल्यू शामिल है। फॉलोड या तो होता हमें 8000 से माइनस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो होती है, कैरिंग अमाउंट में रेजिडुअल वैल्यू मौजूद होती है। कैरिंग अमाउंट में रेजिडुअल वैल्यू क्यों मौजूद होती है? क्योंकि बैलेंस शीट में हमें बताना होता है कि एसेट की ये वैल्यू है जो कि हमें रिकवर हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो रेजिडुअल वैल्यू ने फ्यूचर में रिकवर होना है ना। थोड़ा लॉजिक इसका इस्तेमाल कीजिए, बजाय रट्टा के और बजाय इसके के बस सवाल हल करना है। लॉजिकली आपके पास जो माइक्रोवेव ओवन है
3 साल इस्तेमाल कर चुकने के बाद आज वो 5200 का नजर आ रहा है। अब उस 5200 में मौजूद है ना कि 2000 का बिकना है इसमें, तभी अब अपनी पर्सनल बैलेंस शीट में इसको 5200 का शो कर रहे हैं ना। हमारा माइक्रोवेव जो है 5200 रिकवर करेगा। किस तरीके से रिकवर करेगा? उसमें 2 सालों की डेप्रिसिएशन है और एक उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, तब ये 5200 बनता है ना। और सारी एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, याद रखना। एग्जैक्टली तो नहीं माइक्रोवेव आपको 1600 रुपए तो नहीं मुंह से बोला 300 का मैंने यूज दे दिया आपको, ठीक है? वो तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है ना, 1600 और 2000। तो आप एक एस्टिमेशन क्यों करते हैं? ताकि अपने प्रॉफिट और लॉस में वो चीजें चार्ज आउट कर लें, एक्सपेंस आउट कर लें। क्योंकि माइक्रोवेव तो आपने 3 साल पहले का खरीदा हुआ, यूज आज कर रहे हैं, तो 3 साल पहले का खरीदा हुआ जब आप आज यूज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका कितना हिस्सा इस साल को चार्ज करें एक्सपेंस के तौर पर। ये है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कि चार्ज फॉर द ईयर बेस्ड ऑन। अब ये अगेन ये लफ्ज बहुत गौर से सुन लीजिएगा, चार्ज फॉर द ईयर बेस्ड ऑन कंज्यूमिंग बेनिफिट्स ऑफ द एसेट। आप माइक्रोवेव ओवन को के बेनिफिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ना इस साल। तो इस साल माइक्रोवेव ओवन के बेनिफिट्स जितने कंज्यूम किए हैं उसको कितना एस्टिमेट किया आपने? 1600 के बराबर एस्टिमेट किया। तो 1600 को आपने अब एसेट्स में से निकाल के एक्सपेंस बनाना है। इसीलिए मैं ये बात बोलता होता हूं कि ऐसा कहना गलत है कि मेरे माइक्रोवेव की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। नहीं, मेरे माइक्रोवेव की कॉस्ट एलोकेट हो रही है टुवर्ड्स प्रॉफिट लॉस, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन के बारे में कम से कम मेरा स्टूडेंट ऐसा कभी ना कहे कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट नहीं कहना, डेप्रिसिएशन एलोकेशन बल्कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट है। जब भी कभी पूछा जाए कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसके बारे में कंफ्यूज होकर ऐसी बात कहोगे तो आप मेरी औलाद नहीं हो। Systematic allocation of the cost of asset over its estimated useful life, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसलिए इसको ऐसा कहना कि ये डिक्रीज इन वैल्यू है, इसके बाद कंफ्यूज हो आप, मेरे बच्चे नहीं हो, मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, वो बड़ा कॉन्फिडेंटली बात करेगा कि सर ये बात इस तरह पे है। इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड दैट्स इट। कोई डिक्रीज इन वैल्यू ना कहे, ना ही कभी मैंने क्लास में ऐसा लफ्ज यूज भी किया। तो अब बेटे समझ आ गई बात? ओके, ये मैंने क्यों ऐसा किया, इस पे मैंने क्यों इतना वक्त लगाया? आपने बहुत से सवाल ऐसे करने हैं जहां पर चेंज इन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ की बात कर रहा होगा। इस तरह के सिनेरियो में आपने बाय द वे चेंज इन मेथड भी पढ़ना है, चेंज इन यूजफुल लाइफ भी पढ़ना है, चेंज इन रेजिडुअल वैल्यू भी पढ़ना है। सारी बातें आपके सिलेबस कैसा है? इस तरह के सिनेरियो में वो चेंज इन यूजफुल लाइफ अगर कह दे कि जी बाकी जिंदगी इसकी जो है वो 3 साल है, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे आप? 3। वो कहते बाकी जिंदगी इसकी 7 साल है, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे? 7। यानी कि जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, अब अगर यहाँ पर अगर वो कह देता कि जी 2 साल जिंदगी नहीं है बल्कि इसकी जिंदगी 8 साल है, तो अब आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करने के बजाय 8 से डिवाइड करते, तो यहाँ पर क्या आती? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 400 आती। अब बताओ सवाल बनता है कि नहीं मजे का? क्या आपको डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर चाहिए? मैंने सिर्फ अब इतनी सारी तकरीर के बाद मैंने सिर्फ कितने पोर्शन पे एम्फेसिस आपका करवाया? सिर्फ एक छोटे पॉइंट पर, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो इसका मतलब है कि जब चेंज इन यूजफुल लाइफ होगी तो बड़ी छोटी सी एक वर्किंग आपने करनी है, सारा कुछ वही, बस यूजफुल लाइफ बाकी मानदा जो है वो लिखनी है। कब से ऑनवर्ड बाकी मानदा? ओपनिंग डेट से ऑनवर्ड। ये बहुत अहम पॉइंट है, स्टूडेंट ये भी गड़बड़ करते हैं। अब जरा स्टेटमेंट में सुनिएगा। देखो बेटे, मैं जिस तरह इस वक्त पढ़ा रहा हूं आपको, ये स्क्रैच वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, ये उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं पहले जिन्होंने डेप्रिसिएशन पढ़ी है।
ठीक है मानो, पढ़ी हुई है ना मेरे डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं। कहता है कि हमारी रिपोर्टिंग डेट है, गौर से सुनना मेरे पास, रिपोर्टिंग डेट है 31 दिसंबर 2024। यही सिनेरियो 5200 नेट बुक वैल्यू किस तारीख की है? 2023 की है। 31 दिसंबर 2023 की ओपनिंग है ना ये, यानी कि 1 जनवरी 2024 को ये 5200 रुपया हमारे पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है। और 31 दिसंबर 2024 को वो कहता है कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 31 दिसंबर 2024 से ऑनवर्ड 7 ईयर्स है। अब बताओ कितने से डिवाइड करेंगे? नहीं, अब 8 से करेंगे, क्योंकि आपने कब से गिनना है, क्योंकि 2024 की तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई 5200 के अंदर। ये है वो बात जो कि एग्जामिनेशन के अंदर डालता है वो एग्जामिनर, और सारी लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती अपने दिमाग के साथ करने की जरूरत नहीं है। आपने 2024 की डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं की हुई ना, और उसने क्या लफ्ज लिखे हैं कि 31 दिसंबर 2024 को एक्सपर्ट्स बैठे और उन्होंने 31 दिसंबर 2024 को एस्टिमेट किया इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7 इयर्स है। अब आप अकाउंटेंट हैं, आप 5200 में से 2000 रेजिडुअल वैल्यू लेस करने के बाद 3200 को 7 पे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 2024 की डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं हुई और एक्सपर्ट्स ने कैलकुलेट किया 31 दिसंबर 2024 को। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लॉजिकली 1 साल इसमें ऐड कर दो। अब ये 1 साल ऐड करना एक्सपर्ट वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट ने 31 दिसंबर 2024 को अपनी तमाम एक्सपर्टीज के साथ कहा कि रिमेनिंग लाइफ 7 इयर्स है। आपने अपने लॉजिक के साथ उसमें 1 साल इसलिए ऐड किया कि इसका मतलब है हमने तो 1 जनवरी 2024 से देखना है ना कि ये कितनी देर इस्तेमाल होगा, तब हमने 5200 वाली अमाउंट को डेप्रिसिएट करना है। तो बात कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, समझ आ रही है बेटा? तो आपने रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब से ऑनवर्ड्स काउंट करनी है? ओपनिंग डेट से ऑनवर्ड्स, ताकि उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज वर्कआउट हो जाए। ये सारा मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। मेरी बात को फॉलो कर लिया आप लोग? ठीक है।